हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमेशा की तरह रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट क्या होता है, इस चीज को डिस्कस करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है बच्चों, ये इस वजह से भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम रहा हो या उससे पहले रहे हो, जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, उनमें सभी में आपका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस टॉपिक का, जो आपका मैनेजमेंट है। एक हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है और दूसरा हमारा मैनेजमेंट, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें ये दोनों ही मेजर आपके सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं आपके सिलेबस में। तो ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ चुके हैं, अब हम शुरू करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, मैनेजमेंट की जो डेफिनेशंस है, कुछ हमारे जो इकोनॉमिस्ट है उनके अकॉर्डिंग जो मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है मैनेजमेंट के बारे में क्या कहते हैं, और जो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस है, जो वर्क है वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा मैनेजमेंट से। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका हूं, तो ये लेक्चर भी उसी तरीके से आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहां पर मैं आपको ये लेक्चर उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जैसा आपको एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। यहां पर हम पॉइंट टू पॉइंट चलने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं डिटेल में इसको पढ़ाने लगा तो बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों। तो हम बिल्कुल आपका पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, जो आपका एग्जाम में आप आसानी से लिख पाओ, आसानी से। उसकी लैंग्वेज जो है, जो बुक की लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी कठिन है, तो मैंने इसको थोड़ा इजी वे में यहां पर आपके लिए प्रेजेंट किया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हमारे एमपॉली एप्लीकेशन पर हमारे नोट्स अवेलेबल हैं IMAD और भी सब्जेक्ट्स के, जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अगर इंटरेस्टेड है तो आप जरूर से एक बार PDF से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। बहुत आसान वे में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। आपका मैनेजमेंट क्या है, आज से मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछेगा। क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। मैनेजमेंट क्या होता है, यानी प्रबंध या प्रबंधन भी बोल देते हैं। तो प्रबंध किसे कहते हैं या प्रबंधन किसे कहते हैं, या प्रबंधन के बारे में बताइए, प्रबंधन के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो सिर्फ ये डेफिनेशन जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, इतना लिखना है। अगर किसी राइटर के अकॉर्डिंग पूछता है तो वो भी आगे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट यानी प्रबंध के बारे में। होता क्या है मैनेजमेंट? एक ऐसी प्रक्रिया है, आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग, संसाधन और तकनीकों का समन्वय करके संगठित लक्ष्यों को प्रभावित ढंग से और कुशलता से प्राप्त किया जाता है। यानी जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी आपके पास, जो आपने गोल सेट किया है, उस गोल को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आपका मैनेजमेंट कहलाता है। ये योजना बनाने, आयोजन करने, निर्देशन करने और नियंत्रण करने जैसे कार्यों के माध्यम से किया जाता है। यानी इसमें क्या होती है, इसके आप में कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। भाई, आपको अगर कोई काम करना है, कोई भी काम करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एक आइडिया होगा आपके माइंड में, उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद आप स्टेप्स फॉलो करेंगे, देन आप क्या है, अपने गोल को अचीव करेंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किसके इंटरनल आता है, ये सारा का सारा हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने गोल को अचीव कर पाए तो आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए बिना मैनेजमेंट के आप काम को इफेक्टिवली नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो हो जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा, इफेक्टिवली नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, योजना बनाई जाती है, उसके बाद आयोजन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है चीजों को, फिर उसके बाद डायरेक्शन दी जाती है, निर्देशन, और देन कंट्रोलिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोलिंग। मैंने पहले भी आपको बताया है प्लानिंग और कंट्रोलिंग। एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आपसे कि सर प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस होता है, या प्लानिंग किस तरीके से कंट्रोलिंग के साथ में कोरिलेट करती है, दोनों में डिफरेंस बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई है कि आपका मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो FW टाइलर, ये आपके इकोनॉमिस्ट है, ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार मैनेजमेंट एक ऐसी कला है, एक ऐसी आर्ट है जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है, ये आपका इंश्योर किया जाता है कि कोई कार्य सबसे कम समय, प्रयास और लागत में किया जाए। यानी सबसे कम समय, लेस टाइम लगे, आपका कम समय लगे, कम लागत लगे, कॉस्ट भी आपकी कम लगे, और क्या है, कम लागत और कम प्रयास, एफर्ट भी आपको कम लगाना पड़े, यही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
आपको फार्मिंग करने का शौक है, ठीक है, आपको या पेड़ पौधे लगाने का शौक है, ऐसा समझ लीजिए, फूल वगैरह हो गए या छोटे मोटे पेड़ पौधे जो आपको खुशी मिलती है वो करके, लेकिन आप जॉब में इतना व्यस्त हैं, अपनी पढ़ाई में या काम में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं लोग, आप आज की डेट में क्या है, टाइम बहुत कम है लोगों के पास, लोग बिजी बहुत रहने लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, अब वो चाहता है कि मैं अपने शौक को जो उसे पसंद है वो उसे पूरा करना चाहता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कम समय, भाई टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं आप, ठीक है, इसके अलावा एफर्ट, प्रयास भी कम लगाना है और लागत भी कम लगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे बॉटल्स होती है हमारे पास में, एक आइडिया ले लेते हैं, बॉटल्स होती है ना जो वेस्ट करके हम फेंक देते हैं इधर उधर, तो उन बॉटल्स को काट के क्या उन्हें काट लिया, काटने के बाद उनके अंदर मिट्टी डाल दी, मिट्टी डालने के बाद उसको दीवार में रोप में दीवार पे लटका दिया, या गमले के अंदर गमला टाइप उसका बना दिया बेसिकली, ठीक है। और उसी में जो छोटी बॉटल्स होती हैं, छोटी बॉटल्स में होल्स किए छोटे छोटे, है ना, वो भी तो वेस्ट होती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स की छोटी छोटी बोतल्स आती हैं उसमें छोटे छोटे होल्स किए, ऊपर से ढक्कन पानी डाला उसमें और ढक्कन को ठीक से टाइट कर दिया और मिट्टी के अंदर उसको गाड़ दिया। तो ये क्या होता है, मिट्टी के अंदर दफना दिया या गाड़ दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका सारी की सारी चीजें, सबसे पहला कम समय लगेगा, इतना आपको चीजें लानी नहीं पड़ी, मार्केट नहीं जाना पड़ा, आपने वेस्टेज उठा लिया, ठीक है। उसके बाद प्रयास, एफर्ट कम लगाना पड़ा, मिट्टी भी बाहर से ही ले ली, उसके अंदर पौधा भी लगा लिया आपने, ठीक है। और लागत, आपकी कॉस्ट तो लगी नहीं भाई, पहले से ही वेस्ट था, आपने उसको रिसाइकल कर लिया। तो यही कहलाता है आपका मैनेजमेंट। आपने कम लागत में कम समय में आपका जो शौक था उसको पूरा कर लिया। इससे क्या है, इरिगेशन, जो हमने मिट्टी के अंदर जो बोतल लगाई थी पानी की, आपको पानी देना भी रोज रोज जो समस्या होती है उससे भी आप क्या है बच जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या करेंगी, मिट्टी अपना पानी ऑब्जर्व करती जाएगी। इरिगेशन टेक्निक कहलाती है, ठीक है। तो FW टाइलर क्या कर रहे हैं कि आपको कम समय देना पड़े, कम लागत लगे और कम एफर्ट लगाना पड़े, कम प्रयास करना पड़े, वही क्या कहलाता है आपका मैनेजमेंट कहलाता है। जबकि फ्रैंक गिलबर्ट क्या कर रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं, गिलब्रेथ, इनके अकॉर्डिंग क्या है, मैनेजमेंट एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक ऐसी जो आपका सिस्टमेटिकली आपका जो है प्रोसेस है, जिसमें कार्य और गतिविधियों को इस प्रकार विभाजित और व्यवस्थित किया जाता है कि सभी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। यानी जो आपका वर्क है उसको इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, इस तरीके से उसको सिस्टमेटिकली वे में डिवाइड किया जाएगा कि वो क्या है, जो आपके पास संसाधन है उन्हीं में क्या है वो सर्वोत्तम उपयोग में लाया जा सके, यानी मैक्सिमम आप उसका यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर का क्या क्या यूज हो सकता है, मैंने यहां पर लिख दिया आपका, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने जैसे मैंने लिखा आपका फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक गिलब्रेथ, फ्रैंक का नाम लिखा मैंने यहां पर। तो मैंने क्या किया, मार्कर का यूज किया लिखने के लिए, और भी बहुत सारी चीजों में मैं मार्कर का यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका सब्जेक्ट होता है, आपने भी शायद पढ़ा हो, बल्कि आपका नहीं था, आप सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अब मान लीजिए मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर मैं अगर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं तो कहां पर दे सकता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं एडजेक्टिव में दे दूं, विशेषता बताने के लिए ब्लू कलर का है ना, इसका कलर कैसा है, ब्लू, तो इसकी विशेषता क्या होगी, ये नीले रंग का है, यानी एडजेक्टिव में इसका एग्जांपल चला जाएगा। या फिर मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स में मैं इसकी जैसे हमारा शेप एंड पैटर्न वाला क्वेश्चन होते हैं ना, शेप एंड पैटर्न में मैं इसके शेप और पैटर्न के बारे में डिस्कस कर दूं, तो यही कहलाता है आपका। फ्रैंक गिलबर्ट क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो भी संसाधन है आप उसको क्या है पूरी तरीके से इफेक्टिवली क्या है सर्वोत्तम उपयोग कर सके, आपके पास जो भी संसाधन है आप उनका सर्वोत्तम उपयोग कर सके बढ़िया लेवल पर, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत कम में भी बहुत कुछ करते हैं और कुछ लोग बहुत कुछ होने पर भी कुछ नहीं कर पाते, तो यही कहलाता है हमारा, जो कम में भी बहुत कुछ कर जाए इसका मतलब उनका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसे ही यही बात कही है किसने, गिलबर्ट ने, कि आप कम समय में क्या है बेहतर कर पाए, वही क्या कहलाएगा आपका मैनेजमेंट कहलाएगा। कम चीजों में भी आप क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको याद कर लेना है, FW टाइलर वाली भी और फ्रैंक गिलबर्ट की भी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ चुकी हैं। और अगर आप मान लीजिए आपसे पूछ लेता है, कहता है कि बताइए मैनेजमेंट क्या होता है, आप एक डेफिनेशन ये लिख दें, इनमें से कोई भी एक, FW टाइलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या होता है, या आप फ्रैंक गिलबर्ट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या होता है, यानी प्रबंध क्या होता है, लिखकर और फिर ये वाली थ्योरी अगर आप लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे पूरे में से पूरे। अगर ये 2.5 मार्क्स में आपका आ जाता है, यानी 2.5 उसमें आ जाता है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशंस की बात। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या है आपकी मैनेजमेंट की, भाई महत्व क्या है, क्यों जरूरी है आपका मैनेजमेंट का आना, क्यों जरूरी है, ठीक है, उसको समझते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट्स है,
पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। नंबर 1 है हमारा लक्ष्यों की प्राप्ति। नंबर 1 क्या है हमारा? लक्ष्यों की प्राप्ति। मैनेजमेंट संगठित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह कार्यों और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। यानी जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप संसाधन, जो रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंश्योर करता है। और जो आपके संगठित लक्ष्य हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड आपके गोल्स हैं, उनको क्या करता है? प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, आपको फार्मिंग करनी थी, ठीक है, कुछ भी बोना था, पेड़ पौधे कुछ भी ग्रो करने थे, उगाने थे, तो आपको क्या किया? आपने एक संगठित वे में आपने सोचा कि मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं, टाइम भी बचेगा मेरा। आपने पहले माइंड में एक प्लान बनाया होगा, देन आपने उसको अप्लाई किया होगा। तो पहले जो गोल्स होते हैं उनको डिसाइड करना पड़ता है माइंड में, उन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर उन पर क्या है आप स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यही है लक्ष्यों की प्राप्ति। लक्ष्यों की प्राप्ति तभी होगी जब आप क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज कर लेंगे अपने काम को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड, संसाधनों का कुशल उपयोग। संसाधनों का कुशल उपयोग यानी मैनेजमेंट सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है, यानी कम रिसोर्सेज में आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं सीमित संसाधनों में। जैसे कि अभी हमारे एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, आप सभी का पेपर रहने वाला है, 7 तारीख को है शायद, है ना? तो 7 तारीख में हमारा पेपर रहने वाला है। तो अब क्या है, आपके पास संसाधन कितने हैं, रिसोर्सेज कितने हैं? आप बुक से तैयार करेंगे, आप पीपीटी से तैयार, जो हमारी पीडीएफ्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं, या आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप कहां से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, फ्री लेक्चर है बिल्कुल, तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कम रिसोर्सेज में बहुत बढ़िया करना, इसे ही कहते हैं। तो कहीं से भी आप कलेक्ट कीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं है यहीं से, कहीं से भी, जहां से भी आपको, मान लीजिए आपको मैनेजमेंट टॉपिक में लग रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैंने पढ़ाया वो कम है, आपको और पढ़ना है, तो आप कहीं से भी कोई भी बुक ले सकते हैं, या पीडीएफ ले सकते हैं, या आप कहीं और भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो दिक्कत आएगी नहीं। तो यही कहलाता है हमारा कि आपके पास जो रिसोर्सेज आप उसका कितने अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यही कहलाता है हमारा संसाधनों का कुशल उपयोग। जो आपके पास रिसोर्सेज है उनको इफेक्टिवली यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कुछ थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, समय और लागत की बचत। ये मैंने आपको बताया समय और लागत क्या होती है, बचत। एक कुशल मैनेजमेंट प्रणाली समय और लागत को कम करने में सहायक होती है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छा है तो आपको टाइम और एफर्ट क्या है उसमें क्या होगा, कम लगेगा आपका, ठीक है। तो यही कहलाते हैं हमारे समय और लागत की बचत। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ लोग बहुत ज्यादा फर्टिलाइज कर देते हैं अपनी भूमि को। भाई किसान है तो किसान क्या करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादा खाद डालने से फसल ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद देखते हैं कि इतनी इस फसल के लिए इतना खाद काफी है। बाद लोग सोचते हैं ना, कुछ लोग जो नए नए किसान होते हैं, मान लीजिए किसी ने बटाई पर जमीन ले ली, उसके बाद वो क्या सोचेगा कि यार ज्यादा खाद दूंगा तो फसल ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेजर करो, उसके बाद क्या है, समय और लागत की बचत, समय भी बचेगा, लागत भी बचेगी, और जितना जरूरत है उसको इफेक्टिवली यूज करना, यही कहलाता है समय और लागत की बचत। किसमें? मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, टीम वर्क का विकास होता है। ये तो ऑब्वियसली होगा भाई, टीम वर्क का विकास, ये टीम के सदस्यों के बीच सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। यानी सामंजस्य यानी एक दूसरे से कोलैबोरेट करना, ठीक है, एक दूसरे का साथ देना, टीम वर्क को बढ़ावा देता है मैनेजमेंट, बिल्कुल देता है। आपने किसी काम को करने के लिए कहा, आप मैनेजर हैं, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो आपने कहा कि 4 लोग इस जगह पर खड़े हो जाइए और आप इस काम को करेंगे, आपको बस यही काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। तो वहां पर 4 लोगों की जिम्मेदारी एक पर्टिकुलर काम पर आपने लगा दी है, तो यही कहलाता है। तो वो चारों मिलकर क्या करेंगे, उनको क्लियर हो गया कि हाँ सर हमें यही करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उनकी टीम वर्क की जो एबिलिटी है उसको बेहतर बनाएगा, वो साथ में मिलकर काम करेंगे, यही मैनेजमेंट है। नेक्स्ट हमारा अनुकूलन क्षमता, जो आपकी एडॉप्शन कैपेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, ये बदलते हुए व्यावसायिक और आर्थिक माहौल के अनुसार संगठन को ढालने में मदद करता है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो जिस तरीके से माहौल चेंज होता है उसके हिसाब से क्या है, आप खुद को ढाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आपकी स्वीट शॉप है मार्केट के अंदर, और उस स्वीट जब आपने स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, तो आपके पास 4 वैरायटी के आप स्वीट रखते थे। उसके बाद किसी और ने आपके पास में एक दुकान करी आके, ठीक है, वो कहीं और से काम सीख कर आया था, उसने 6 कर दिए अपनी शॉप पर। अब क्या है, अगर आप मैनेजमेंट अच्छा जानते हैं, आपको पता है, आप लोगों से भी मिलते हैं, बाहर भी जाते हैं, या अलग उनके रेस्टोरेंट्स में भी जाकर ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है कि आदमी मालिक बनकर ही रहे। कहीं कहीं कभी कभी आदमी को क्या है, कस्टमर बन के भी जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो कस्टमर बन के उसके होटल पर गया, वहां पर उसने जाकर चेक किया कि भाई 2 नई डिशेस क्या है जिसकी वजह से उसका बिजनेस अच्छा जा रहा है।
तो वहां पर क्या है, वो अडॉप्शन करेगा, वो ऐड करेगा, वो सोचेगा कि मैं भी इसको ऐड कर लेता हूं या इसमें कुछ और नया कर लेता हूं, जो मेरे पास 4 आइटम ऑलरेडी अवेलेबल है 2 और बढ़ा लेता हूं या 3 और बढ़ा लेता हूं। तो इस तरीके से क्या है, अनुकूलन एडॉप्शन को क्या करता है, वो फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि मैं तो 4 चीजें बेच रहा हूं, यही बेचूंगा और इसी में पॉपुलर रहूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलना तो पड़ेगा, ठीक है, अगर बिजनेस को ग्रो करना है। तो यही कहलाता है अनुकूलन की क्षमता। निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है, मैनेजमेंट बेहतर और प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायक होता है। यानी इट मींस भाई निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। मैनेजमेंट का सारा रोल मैनेजमेंट का निर्णय लेने पर ही है। डिसीजन कौन लेगा, मैनेजर ही तो लेगा, जो मैनेजमेंट को संभाल रहा है वही तो लेगा। अगर डिसीजन लेने का प्रोसेस उसका ठीक नहीं है तो मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए आपके ऑफिस है, आप किसी ऑफिस में काफी सारे वर्कर्स हैं, वो काम करते हैं और वर्कर्स को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बार बार करनी पड़ रही है, और वो आपसे आकर क्या कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या है, उस पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो इट मीन्स क्या होगा, आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। अगर आपके कर्मचारी खुश नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा और डिसीजन उस पर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप नेग्लेक्ट कर दें उस चीज को। तो यही क्या होता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, आदमी बेहतर बनता है, एफिशिएंट बनता है। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये तो थी हमारी इंपॉर्टेंस। अब आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, परिभाषा दीजिए और इसके महत्व बताइए। तो डायरेक्ट आप एक परिभाषा लिख देंगे और उसके महत्व ये पॉइंट्स में आप करके लिख देंगे, जितने पॉइंट्स आपको याद रह जाए। मिनिमम 4 तो आपको लिखने ही लिखने हैं डेफिनेशन के साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कार्य के बारे में, यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से कार्य होते हैं जिससे आप मैनेजमेंट को अपने बेहतर बना सकते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा प्लानिंग। भाई नंबर 1 क्या है हमारा, प्लानिंग ही रहने वाला है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लक्ष्यों को तय करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाना। भाई प्लानिंग करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी काम करना है तो उसकी सबसे पहले क्या होगी, प्लानिंग होगी। तो अब क्या करेंगे, लक्ष्य को तय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्वीट शॉप ही खोलनी थी, ठीक है, एक मिठाई की दुकान खोलनी थी। अब मिठाई की दुकान में क्या था, आपने लक्ष्य तय कर लिया कि मिठाई की दुकान खोलनी है। या फॉर एग्जाम्पल चलो कुछ और ले लेते हैं, आपको जैसे कि मोबाइल शॉप खोलनी थी, ठीक है, न्यू मोबाइल आपको सेल करने हैं, उसकी शॉप खोलनी है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक गोल डिसाइड कर लिया, लक्ष्य तय कर लिया और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाना। अब उसको प्राप्त करने के लिए रणनीति बनानी है। भाई मोबाइल की शॉप किस जगह पर बेहतर रहेगी, कहां पर मार्केट अच्छा है, कहां पर आपकी सेल ज्यादा रहेगी, कौन सी क्वालिटी, कौन से फोन्स आप अपनी दुकान पर जो आपकी शॉप है उस पर अवेलेबल कराने वाले हो, किस कॉस्ट या जो आपका जो प्राइस है किस रेंज में आप रखने वाले हो, ये सारी की सारी रणनीति आपको पहले ही बनानी पड़ेगी। उसे ही प्लानिंग कहा जाता है। यह संगठन के भविष्य को तय करने में मदद करेगा, बिल्कुल मदद करेगा। भाई आपके पास अगर प्लानिंग नहीं है तो आप ग्रो कैसे करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपको भविष्य में ये मदद करेगा आपको तय करने में आपका बिजनेस का। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आयोजन करना। अब अगला काम होगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है। उपलब्ध संसाधनों को कार्य के अनुसार विभाजित किया जाएगा। उपलब्ध संसाधनों को कार्य के अनुसार विभाजित किया जाएगा। इट मींस कि आपने एक शॉप खोल ली है। अब आप देखेंगे कि जिस जगह पर आपने खोली है वहां पर किस लेवल का कस्टमर आता है। मान लीजिए 60% कस्टमर ऐसे आते हैं जो हाई क्लास या मैं कहूं कि लेटेस्ट मॉडल खरीदना पसंद करते हैं, जबकि 40 ऐसे हैं जो पुराने जो मॉडल हैं, जो ओल्ड हो चुके हैं, उनको भी खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कम कॉस्ट वाले, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 40% आपके कस्टमर का जो टारगेट है वो इतना है, ऐसा है जो कम पैसों में भी खरीद सकता है, जबकि 60 ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ लेटेस्ट ही चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, उपलब्ध संसाधनों को कार्य के अनुसार विभाजित करना। तो आप क्या करेंगे, दोनों ही रेंज के फोन रखेंगे, 40% के अकॉर्डिंग उसका लेकर आएंगे कि भाई इतनी रेंज से इतनी रेंज तक मैं रखूंगा, और 60 के लिए लेटेस्ट अवेलेबल कराएंगे। यह सुनिश्चित करता है कि हर कार्य सही व्यक्ति और सही समय पर हो। यहां पर क्या है, उसी एग्जाम्पल को मैं रखता हूं कि सही व्यक्ति, भाई कौन से व्यक्ति को किस टाइप का फोन चाहिए ये डिसाइड हो जाएगा, और सही समय पर, भाई सही समय पर अवेलेबल कराना। सही समय पर किनको अवेलेबल कराना है, आपको जिन्हें लेटेस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये कहलाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी बिजनेस में हो सकता है, किसी भी वर्क में हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं
थर्ड आपका कर्मचारियों का चयन। कर्मचारियों का चयन यानी स्टाफिंग करनी पड़ेगी आपको, सही व्यक्ति को सही कार्य के लिए नियुक्त करना। आपकी एक शॉप है, बढ़िया शॉप है, बहुत बड़ा शोरूम खोला है आपने, उसमें क्या है, सही व्यक्ति को सही कार्य, सेल्समैन होगा आपका, इसके अलावा आपका एक रिपेयरिंग पर्सन होगा जो रिपेयर करेगा फोन्स को, इसके अलावा आपका जो है क्लीनर होगा। सबका काम क्या होगा, सही व्यक्ति को सही कार्य पर नियुक्त करना। अब पता लगा रिपेयरिंग वाले को सेल्स पर खड़ा कर दिया, सेल्स वाले को रिपेयरिंग में, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें भर्ती, प्रशिक्षण और विकास शामिल होता है। आपने भर्ती करनी पड़ेगी, उसके बाद उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, यानी आप उनको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद डेवलपमेंट उसमें शामिल होगा। टाइम टाइम पर क्या होगा, उनका जो है उनको चीजों को सिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है निर्देशन करना यानी डायरेक्टिंग करना। डायरेक्टिंग, निर्देशन कौन करेगा, आप ही करेंगे बिल्कुल। कर्मचारियों को प्रेरित करना और उन्हें कार्यों की दिशा देना, इसमें नेतृत्व, संचार और प्रेरणा शामिल होती है। भाई कर्मचारियों को टाइम टाइम पर क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। ऐसा होगा, मान लीजिए कोई कस्टमर बहुत गुस्से में आया, तो जो आपका रिपेयरमैन था, आप शॉप पर अवेलेबल नहीं थे, वहां पर मौजूद नहीं थे उस टाइम पर, उसने उनको झड़प दिया या कुछ भी कह दिया इस टाइप से, तो आप उसको क्या करेंगे, टाइम टाइम पर प्रेरित करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको पूरी तरीके से डांटना शुरू कर दिया, आप उसको समझाएंगे किस तरीके से करना है, किस तरीके से डील करना है, ये सारी चीज आप उसको बताएंगे। तो ये क्या है, समय समय पर प्रेरित करना और उनके कार्यों की दिशा देना, और उनको डायरेक्शन भी देंगे कि भाई इस बार तो ऐसा हुआ है, अब के आप इस तरीके से काम को करेंगे। ठीक है, तो यही होता है डायरेक्शन देना। इसमें आपका नेतृत्व आ जाएगा, भाई आपका जो है डायरेक्शन आ जाएगी, उसके अलावा संचार, कम्युनिकेशन आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा, प्रेरणा आ जाएगी। ये सारी चीजें आपको उन्हें मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। कभी कभी किसी से काम गलत हो गया तो आप उसको मोटिवेट करेंगे, ऐसा नहीं कि आप उसको डिमोरलाइज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, अगली बार और बेहतर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है। अब ये आपका डायरेक्शन वाला जो पार्ट है, ये डायरेक्शन वाला आप पर भी सेट बैठता है। ठीक है, मान लीजिए इस बार आपके मार्क्स कम आ गए या थोड़ी सी एफर्ट कम रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार और बेहतर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो खुद को भी मोटिवेट कर सकते हैं आप, खुद के भी क्या है, मैनेजर बन सकते हैं। नेक्स्ट, नियंत्रण करना यानी कंट्रोलिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक हमारा प्लानिंग और दूसरा हमारा कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों ही पार्ट होते हैं। कंट्रोलिंग को समझ लेते हैं। वास्तविक प्रदर्शन की तुलना योजना के साथ करना और आवश्यक सुधार करना, यानी एक्चुअल में जो अब आप वर्क कर रहे हैं, इस टाइम जो आप वर्क कर रहे हैं, जो आपने प्लानिंग की थी स्टार्टिंग में, क्या आप उसके अकॉर्डिंग सही जा रहे हैं, ये डिसाइड कौन करता है, कंट्रोलिंग करता है। देन ये सुनिश्चित करता है कि संगठन सही दिशा में कार्य कर रहा है, यही डिसाइड करेगा कि संगठन सही दिशा में कार्य कर रहा है। इट मींस अगर हमने आपसे कोई प्रॉमिस किया और हम वो प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं, जो हमने प्लानिंग की थी वो हम पूरा कर रहे हैं, तो इट मींस हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि IMED जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके हम वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इसको जो है, जो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। लगभग ऑलमोस्ट मैं सभी टॉपिक आपके कवर कर चुका हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2-3 टॉपिक और रह रहे हैं, वो भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा आपके। ठीक है, तो हमने एक प्लान बनाया था स्टार्टिंग में कि IMED को किस तरीके से पढ़ना है, आसान तरीके से पढ़ना है, बढ़िया वे में पढ़ना है, और मैंने आपको बताया था किस टाइप से मैं आपकी क्लास लूंगा। मैं आपको क्वेश्चन सेशन भी कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, साथ ही मैंने कहा था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाऊंगा मैं आपको, और इसके अलावा आपकी जो है जो डाउट रहेंगे उनको भी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो हम क्या है, एक प्लानिंग की थी स्टार्टिंग में और हम उस पर काम कर रहे थे, तो इट मीन्स हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यही कहलाता है हमारा कंट्रोलिंग। सबसे पहले प्लानिंग होगी, उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग डिसाइड करेगा कि आपने लक्ष्यों की प्राप्ति की या नहीं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंट्रोलिंग। चलिए, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य किसके, मैनेजमेंट के, और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको तो जरूर से पढ़ लेना है, और बहुत आसान लैंग्वेज में है, इतनी भारी कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, और आप ऐसे ही लिख कर आ जाएंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। आपसे डेफिनेशन पूछेगा और उसके कार्य पूछेगा, या डेफिनेशन और महत्व पूछेगा, या फिर आपसे कंट्रोलिंग और किसमें आपका जो हमारा प्लानिंग है उसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है, या आपसे सिर्फ कंट्रोलिंग और प्लानिंग लिखवा सकता है, वो आपका 2.5 यानी आपका 2.5 मार्क्स में आ जाता है। चलिए अब देखते हैं मैनेजमेंट के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और कई बार ये आपका एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फयोल, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। हेनरी फयोल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल जो है आपके मैनेजमेंट के, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सिद्धांत भी हैं। ठीक है, हिंदी में कहूं तो सिद्धांत। तो हेनरी फयोल जो है हमारे, उसको आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है, यानी जो आपके मॉडर्न मैनेजमेंट का जो है हमारा जनक,
फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन कहलाते हैं? हमारे हेनरी फेयोल कहलाते हैं, ये ध्यान में रखना है। और इन्होंने 14 सिद्धांत आपके दिए हैं। मैनेजमेंट की कितनी थ्योरीज दी हैं इनके अकॉर्डिंग? 14 सिद्धांत है। चलिए एक एक करके समझते हैं। जो हमारा पहला सिद्धांत है हमारा, उसको देखते हैं। सबसे पहले हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग आपको 14 सिद्धांत दिए हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत यानी डिवीजन ऑफ वर्क। ये क्या कहता है? हमारा कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना ताकि विशेषज्ञता विकसित हो और दक्षता बढ़े। पहला सिद्धांत हमारा क्या कह रहा है? मैनेजमेंट का पहला सिद्धांत हमारा ये कह रहा है कि आप कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लीजिए ताकि जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और आपका जो विशेषज्ञता है वो विकसित हो सके, यानी आप एक्सपर्ट बन सके काम में। भाई जैसे कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, सिर्फ मैनेजमेंट में नहीं, वैसे भी लाइफ में भी अगर आपके सामने बहुत बड़ी डिफिकल्टीज आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, ऊपर वाला ना करे, तो उसे क्या करेंगे आप? उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। प्रॉब्लम्स कोई भी बड़ी नहीं होती। जैसे कि हमारा सिलेबस है, अब हमारा पेपर बिल्कुल सर पे है, ठीक है, पेपर के लिए हमारे पास टाइम कम है, तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? किस तरीके से हम कम समय में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इफेक्टिवली क्या है, अच्छे मार्क्स ला सके, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो उसकी स्ट्रेटेजी है, पहला प्रिंसिपल लगा दीजिए आप, डिवीजन ऑफ वर्क। मैनेजमेंट का सिद्धांत लगा दीजिए आप, पहला वाला। यानी आप क्या करेंगे, जो आपको ध्यान में रखना है भाई, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न पता लगाइए सबसे पहला, कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपने देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसको देख लिया कि ये टॉपिक्स हैं हमारे सर कि इसमें सबसे ज्यादा आते हैं। अब उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से अब आप देखिए कि लॉन्ग थ्योरीज कितनी है इसमें और शॉर्ट थ्योरीज कितनी आती है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप कितने हैं आपके और शॉर्ट आंसर टाइप किस तरीके से पूछे गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो जितना कम समय आपके पास बचा है उसमें भी आप बहुत बढ़िया कर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जो आपका सिलेबस डिस्कशन है और किस तरीके से आपका न्यू एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो कार्य को क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है। दूसरा सिद्धांत क्या कह रहा है, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व यानी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत क्या कह रहा है, प्रबंधन को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, प्रबंधकों को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, इसके साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना चाहिए। भाई मैनेजर्स को क्या है, अधिकार होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो निर्णय ले सके। बिल्कुल, मैनेजर के पास ही अथॉरिटी नहीं है निर्णय लेने की, तो काम कैसे होगा? आपकी अथॉरिटी है, और फिर अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप उसका क्या है, निर्वहन भी करेंगे, उसको पूरा भी करेंगे। मान लीजिए आपने कोई जिम्मेदारी ली, 4 लोग बैठे हुए थे, 4 भाई थे, और 4 भाई में से किसी पापा ने कहा कि ये काम आप करोगे, दूसरे भाई से कहा, लेकिन आपको करना था, आपने कहा कि मैं करूंगा, ये नहीं मैं करूंगा इस काम को। तो अब आपने जिम्मेदारी तो ले ली, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको निर्णय लेने का अधिकार आपके पास था, आपने कहा कि मैं करूंगा, तो आपको क्या है, उस कार्य का निर्वहन भी करना पड़ेगा, आपको उसको करके भी दिखाना पड़ेगा। ये होता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लेते हैं तो उस काम को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। थर्ड हम देखते हैं अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है मैनेजमेंट में, इसके बगैर आप क्या है, मान लीजिए आपके अंदर ही डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपने वर्कर्स को कैसे डिसिप्लिन सिखाएंगे। संगठन में नियमों और विनियमों का पालन करना जरूरी है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वहां पर ड्रेस कोड रखा गया है, एक ड्रेस कोड है स्टैंडर्ड कि आपको ये ड्रेस कोड पहनकर आना है, लेकिन आप क्या है, खुद ही नहीं पहन रहे हैं। मैनेजर होकर अगर आप खुद उस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर्मचारी भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, एक टाइम डिसाइड किया गया है कि 9 बजे सबको आना है, ऑफिस पहुंच जाना है, या 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना है। अगर मैनेजर ही 10 बजे नहीं आ रहा है तो जो वर्कर्स हैं वो कैसे टाइम पर आएंगे, वो भी क्या करेंगे, आनाकानी करेंगे, ठीक है। तो यही कहलाता है हमारा अनुशासन यानी डिसिप्लिन। ये बहुत सारी कैटेगरीज इसमें हो सकती है डिसिप्लिन की, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो सिद्धांत है, फोर्थ सिद्धांत, चौथा सिद्धांत क्या कह रहा है, आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता क्या है हमारी, आदेश की एकता, प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ से आदेश मिलना चाहिए, यानी एक ही पर्सन क्या करेगा, प्रत्येक कर्मचारी को आदेश देगा। ऐसा ना हो कि भाई वो भी आदेश देने लग रहा है, वो भी आदेश देने लग रहा है, इससे क्या हो जाएगा, काम में डिस्प्यूट होगा और दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और कंपनी ने उसको
तय कर दिया या आपने तय कर दिया कि हाँ भाई ये तुम्हें डायरेक्शन देगा, ये तुम्हें पूरी तरीके से डायरेक्शन देगा काम के लिए। अब चाहे वो एज में छोटा ही क्यों ना हो, सबको उसकी बात माननी पड़ेगी, आपने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है। तो प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ क्या करेगा, आदेश देगा। अब ऐसा नहीं हुआ कोई आदमी उम्र में ज्यादा है, बड़ा है, तो वो उसको आदेश देने लगे, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही क्या है डिसाइड कर दिया गया कि ये सिंगल पर्सन है और यही आपको आदेश देगा किसी भी वर्ग के लिए। नेक्स्ट, दिशा की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहती है, समान कार्य को एक ही योजना के तहत एक ही उद्देश्य की ओर निर्देशित करना चाहिए। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा की एकता, दिशा की एकता क्या कहती है हमारी, यूनिटी की जो हमारी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो क्या कहती है, वो कहती है कि आप जिस काम के लिए एक पर्सन को आप जिस काम पर लगा दे वो वही करे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि काम में डिवीजन पैदा हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए जो हमारा रिपेयरिंग पर्सन है, वैसे ही अभी हम अपनी शॉप की तरफ चलते हैं वापस, जो हमारा शोरूम था, आपने रिपेयरिंग पर्सन 4 पर्सन रखे हैं रिपेयरिंग के लिए और 2 रखे हैं सेल्स के लिए। तो वो जो 4 पर्सन है वो सिर्फ रिपेयरिंग करें। ऐसा नहीं है कि जो 2 सेल्स वाले हैं वो कहेंगे कि यार हम थक गए खड़े खड़े, अब लाओ हम रिपेयरिंग कर लें और तुम जो है सेल्स में आ जाओ। आती है, शायद उन्हें भी थोड़ी बहुत आती हो, तो उससे क्या होगा, आती भले ही है लेकिन क्या है, काम में मजा नहीं आएगा। तो दिशा की एकता बहुत जरूरी है कि भाई आपको ये काम दिया गया है, आप इस काम को बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं, तो आप यही काम करें। जैसे कि एक होती है हमारी, आप सभी ने एटीएम मशीन देखी होगी, एटीएम मशीन से क्या करते हैं, पैसे निकाले जाते हैं। और एक होती है हमारी कैश डिपॉजिट मशीन, जो हमारी सीडीएम होती है, वो भी एटीएम टाइप होती है, उसमें पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं। तो उसमें आप निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं, जबकि एटीएम में क्या है, वो सिर्फ आपको कैश देगा। तो इसमें क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दी गई है एटीएम मशीन को कि ये सिर्फ आपकी पैसा निकालने की मशीन है। अब आप उसमें पैसे डालने लगो, ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि कैश डिपॉजिट मशीन आपकी अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत हितों पर संगठन के हित, यानी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है आपका, संगठन के हितों को व्यक्तिगत हितों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका संगठन है, वही क्या होगा, सर्वोपरि होगा, सबसे ऊपर होगा, किसी के पर्सनल हित सामने नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ लोगों को खाने का जो टाइम पीरियड होता है, कुछ लोगों को 1 घंटे में मतलब 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम दिया जाता है किसी कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर हम तो 1 घंटा लेंगे टाइम, लंच टाइम जो है मैं 1 घंटा लेंगे, जबकि कंपनी का स्टैंडर्ड है 20 मिनट का, कि हम तो सोकर भी आते हैं सर। तो अब इंडिविजुअल हित हो गए उनके, भाई तुम अगर 1 घंटा चाहिए तुम्हें तो यहां काम मत करो, सीधी सी बात है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सर्वोपरि होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन की शर्तों को मानना पड़ेगा, ना कि आपकी शर्तें वहां चलेंगी, ठीक है। जैसा ऑर्गेनाइजेशन कहेगी उसके हिसाब से काम होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के हित क्या होंगे, सर्वोपरि होंगे। इसके बहुत सारे आपके वेरियस एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वही सबसे ऊपर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला सिद्धांत क्या कहता है, कर्मचारियों को पारितोषिक यानी रिम्यूनरेशन आपकी क्या होती है, कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार उचित वेतन और पारितोषिक मिलना चाहिए। यानी जो वर्क कर रहा है कर्मचारी, उसको उचित वेतन मिलना जरूरी है। ऐसा भी ना हो, मान लीजिए एक आपका मैनेजर है और एक आपका जो है लेबर है, तो मैनेजर को भी उतना ही पैसा मिल रहा है और लेबर को भी उतना ही मिल रहा है, उसमें दिक्कत हो जाएगी। या फिर ऐसा है कि भाई उचित वेतन नहीं मिल रहा है, भाई मैनेजर को तो ठीक ठाक सैलरी मिल रही है लेकिन वर्कर को बिल्कुल भी उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम सैलरी मिल रही है उसको। तो ये क्या होता है, वर्कर्स को उचित वेतन देना जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो वर्कर को क्या करेगी, उचित वेतन देगी। इससे क्या है, उनकी ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और पारितोषिक मिलना चाहिए, इट मीन्स आपका जो उसको मेडिकल फैसिलिटीज है और थोड़ी फैसिलिटीज है वो भी उसको मिलनी चाहिए। अगला है केंद्रीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, इसे कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन इंग्लिश में। संगठन में निर्णय लेने की शक्ति का संतुलन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आपका, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई चैलेंज कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ ये पूरी तरीके से ये काम गलत है या पूरी तरीके से ये काम बेकार है, ये है वो है, मतलब कुल मिला के वो ऑर्गेनाइजेशन की छवि को बर्बाद करता है। तो केंद्रीयकरण कहता है सेंट्रलाइजेशन, कंपनी का संतुलन इतना अच्छा होना चाहिए, कंपनी के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके और सामने वाले का मुकाबला कर सके, ठीक है। अगला देखते हैं स्केल श्रृंखला क्या होती है, स्केलर चेन क्या होती है। अगला सिद्धांत नंबर 9 हमारा, संगठन में अधिकारियों की एक स्पष्ट श्रृंखला होनी चाहिए, जिसमें ऊपर से नीचे तक आदेश प्रवाहित होते हैं। यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उस संगठन में एक सिस्टमेटिकली वे में क्या है, जो लेवल है वो होना चाहिए किसका,
हमारे जो स्पष्ट श्रृंखला होनी चाहिए अधिकारियों की, जैसे सबसे ऊपर सीईओ होगा, उसके बाद आपका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या है, एक श्रृंखला होनी चाहिए। तो आदेश जैसे जैसे पारित होंगे वो एक सिस्टमेटिकली वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी कर्मचारी को अगर कोई परेशानी है तो वो डायरेक्ट सीईओ से जाके मिलेगा, नहीं, उससे ऊपर जो कर्मचारी है, जो बैठा हुआ है, जेई है, उसका कुछ भी है, आप उससे जाकर कांटेक्ट करेंगे। वो अगर मसले को हल नहीं करता है तो फिर जेई से जो ऊपर रहेगा उससे कांटेक्ट करेंगे आप। तो इस तरीके से एसडीओ होगा, एसडीओ से काम नहीं चल रहा तो एक्शन के बाद जाएंगे। तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली वे में क्या है, अधिकारियों को रखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ये हमारा अगला सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं सिद्धांत नंबर 10, जिसे कहा जाता है व्यवस्था का सिद्धांत, यानी ऑर्डर। प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति को सही जगह पर होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति को सही जगह पर होना चाहिए। ऑर्डर का सिद्धांत ये कहता है, जैसे कि आप कभी सुपरमार्केट में गए होंगे तो सुपरमार्केट में आपने देखा होगा बड़े सिस्टमेटिकली वे में एक जो है ना ऑर्डर में चीजें रखी होती है कि सर आपकी जो है मार्केट में, आप किसी मार्ट में जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो यहाँ पर आपकी ग्रोसरी का सामान है, सब्जी वगैरह यहाँ से ले सकते हैं या फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो आपको दूसरे फ्लोर पर जो है यहाँ पर आपका जो है बर्तन वगैरह जो आपके घर का सामान है वो ले सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ से आप कपड़े ले सकते हैं, जेंट्स। नीचे आ जाते हैं आप, यहाँ से फीमेल ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, प्रत्येक जो वस्तु है वो सही जगह पर है और व्यक्ति भी उसी के अकॉर्डिंग क्या है, काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समता, यानी इक्विटी का सिद्धांत। इक्विटी का सिद्धांत क्या कहता है, कर्मचारियों के साथ समान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है आपका, देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये सिद्धांत यहां नहीं हर फेज पर बहुत काम आता है। दो वर्ड है हमारे, एक हमारा इक्विटी और एक हमारा इक्वालिटी। इन दो वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, इक्विटी और इक्वालिटी, एक और एक दो। इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर, इक्वालिटी का मतलब बराबर अधिकार देना, जबकि इक्विटी का मतलब होता है जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार देना, जरूरत के अनुसार देना। यहां पर होता है बराबर, इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर और जबकि इक्विटी का मतलब होता है जरूरत के अनुसार। जैसे कि मान लीजिए एक कर्मचारी है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पिक्चर बनाकर दिखाता हूं आपको, शायद वैसे मेरी इतनी अच्छी आर्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर कोई दो बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, और सॉरी सींग निकाल दिया मैंने इसके हाथ की जगह, ठीक है। एक पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है और एक पर्सन यहां पर है। तो यहां पर ये मैंने एक इमेज बनाई है, नीचे इसके एक ब्लॉक रखा हुआ है और इधर दो ब्लॉक है। तो यहां पर जो ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा किसको दिखा रहा है, ये हमारा इक्वालिटी को नहीं दिखा रहा है, ना ही इक्वालिटी है और यहां पर हमारी इक्विटी भी नहीं है। इक्वालिटी तो हो सकती है लेकिन इक्विटी नहीं है। भाई ये भी ब्लॉक पर खड़ा है, ये भी ब्लॉक पर खड़ा है, दोनों ब्लॉक पर है, लेकिन इसके नीचे दो ब्लॉक है, इसके नीचे एक ब्लॉक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बड़ा आदमी है और एक छोटा आदमी है। तो यहां पर क्या है, इन दोनों की सैलरी सेम है, इन दोनों की सैलरी क्या है, यहां पर दोनों की बराबर है। इसकी क्वालिफिकेशन भी ज्यादा है, इसकी क्वालिफिकेशन कम है, लेकिन इसको भी सैलरी उतनी मिल रही है और इसको भी सैलरी उतनी ही मिल रही है। दो लोग खड़े हैं, ठीक है, पोस्ट जो है, पोस्ट अलग अलग है लेकिन सैलरी क्या है, दोनों की सेम है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गई इक्वालिटी। लेकिन होना क्या चाहिए था भाई, इसकी अगर क्वालिफिकेशन ज्यादा है, इसकी अगर क्वालिफिकेशन ज्यादा है और इसकी क्वालिफिकेशन कम है, इसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है और इसकी क्वालिफिकेशन कम है, तो पैसे इसको ज्यादा मिलने चाहिए, इसको कम मिलने चाहिए। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, क्वालिफिकेशन इसकी ज्यादा है और इसकी क्या है, कम है, इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, लेकिन ये क्या है, रैंक में ऊपर है, तो इसीलिए इसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, जबकि ये गलत है। तो यहां पर क्या है, जरूरत के अनुसार इक्विटी का सिद्धांत, यानी कर्मचारियों के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, काम करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन उसके पास ज्यादा है, तो उसको क्या है, सैलरी भी क्या मिलनी चाहिए, दूसरे पर्सन के बराबर मिलनी चाहिए जिसकी पोस्ट भले ही ज्यादा हो। अगर उसके पास क्वालिफिकेशन या उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम है तो उसके बराबर उसको पैसा मिलना चाहिए। यही कहलाते हैं हमारी इक्विटी, यानी जरूरत के हिसाब से किसी को देना इक्विटी है। और इक्वालिटी सबको बराबर बराबर देना इक्वालिटी कहलाएगा, ठीक है। तो कर्मचारियों के साथ क्या किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। या ऐसा मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक और दे देता हूं मैं एग्जाम्पल आपको। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप ही की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक में आपका भाई काम कर रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका भाई काम कर रहा है किसी पोस्ट पर, और उसी में एक कोई गरीब व्यक्ति काम कर रहा है। तो आप वहां पर क्या करेंगे, आपको इक्विटी के सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का
एनवायरमेंट अच्छा रखना है तो आपको सबके साथ क्या करना पड़ेगा, समान व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं अपने भाई को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और दूसरे कर्मचारी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं स्थिरता के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी क्या है, कर्मचारियों को स्थिरता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपने कार्यों में दक्ष बन सके। 12वां सिद्धांत क्या है हमारा, 12 सिद्धांत कह रहा है कि कर्मचारियों में स्थिरता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपने कार्यों में दक्ष बन सके यानी एफिशिएंट हो सके। कर्मचारियों को स्टेबिलिटी देना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है आज आपने एक वर्कशॉप में काम कराया, कल को दूसरी में भगा दिया, परसों को तीसरी में भगा दिया, आप एक जगह पर उसे पर्टिकुलर काम करा ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या है, उसकी एफिशिएंसी को घटा देगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगला सिद्धांत क्वेश्चन नंबर जो सिद्धांत है हमारा 13, वो क्या हमारा, इनिशिएटिव यानी पहल। कर्मचारियों को अपनी योजनाएं और विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने के लिए, किसी भी संगठन को या किसी भी मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए। भाई कर्मचारियों के पास हमेशा जब काम कौन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कर्मचारी करता है। कोई समस्या आएगी तो उन्हें ही पता लगेगा, कुछ बेहतर करना है, कुछ बदलाव लाने हैं तो कर्मचारी आपको बताएंगे। तो वहां पर आप क्या है, उनके विचारों को स्वतंत्रता दें, उन्हें अवसर मिले अपनी बात रखने का, तो ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। इसी तरीके से टीम भावना, एस्पिरिट डिकॉर्प्स कहा जाता है इसे। संगठन में टीम भावना और सामंजस्य विकास करना चाहिए, ये भी आपका मैनेजमेंट में आता है। भाई जो भी आपकी टीम है जो आपके साथ में काम कर रही है, उनको आप क्या करेंगे, उनके अंदर टीम वर्क की भावना को आपको डेवलप करना है कि साथ मिलकर काम को बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, जबकि इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम आ जाते हैं तो एग्जाम में अक्सर ये होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि भाई सेल्फ से करते रहो, किसी को मत बताओ, ठीक है, हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे, दूसरे के मार्क्स ना आए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, अक्सर ऐसा कहा जाता है। एक तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी तो है ही, लेकिन ग्रुप स्टडी उसको और स्ट्रांग बना देती है। तो ग्रुप में अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका जो कंटेंट है, जो आपका जो मटेरियल है वो और बढ़िया हो जाता है। तो ग्रुप स्टडी आपको बहुत मदद करती है। तो टीम भावना यही कहलाती है, आप सब एक टॉपिक को उठाकर लाते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं और सब आपस में डिस्कस करते हैं, उससे क्या है, आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाता है। सामंजस्य का विकास करता है, एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है। कौन सा सिद्धांत, आपका टीम भावना का सिद्धांत। तो ये टोटल 14 सिद्धांत थे जो किसके द्वारा दिए गए, हमारे नाम याद है आपको सबको, फेयोल के द्वारा दिए गए थे, ठीक है, फेयोल के द्वारा हमारे दिए गए थे। और ये इसे क्या कहा जाता है, जो हमारा मैनेजमेंट का जो फादर है, मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कौन कहलाता है, हमारा फेयोल कहा जाता है। और ये 14 सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए थे जो आपके मैनेजमेंट में मदद करते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। तो सभी इसको पढ़ लेंगे, मैंने क्वेश्चन में भी आपको इसको बता दिया है लास्ट लेक्चर में कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, इसके महत्व, इसके कार्य और इसके सिद्धांत। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मैं कहूं कि पॉइंट्स थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। एग्जाम में आपको बिल्कुल एज इट इज लिख कर आ जाइएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों आज का जो लेक्चर था वो कैसा लगा सभी कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग लेक्चर जो आपके रह गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके लेक्चर और ले आऊंगा मैं आपके लिए। तो सभी बच्चे मेहनत करते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।